Now, on the last part of the isomerism, we have done all the type of structural and stereoisomerism. Now, we are on to conformational isomerism. As you all remember, in case of geometrical isomerism, we said it is due to restricted rotation about a double bond. In case of optical isomerism, we said because there is a chiral center or because the molecule is not symmetrical, we get optical isomers. Now, you have another term called conformational isomerism. This is due to free rotation about a single bond. You all know there can be free rotation about a single bond. Suppose I have a single bond like this, so there can be a free rotation about a single bond. The bond remains as such, only the arrangement of different groups with respect to each other changes. So, it is free rotation about a single bond which gives rise to different arrangements which are called conformers. Whereas, in case of geometrical isomerism, it was restricted rotation about a double bond. So, the reason for conformational isomerism is it is due to free rotation about a single bond. And to represent this, we are going to use Newman projection and Sawhorse projections. And we must know about dihedral angle. Now, suppose I take it this way. Now, what do you say? It is the angle between, dihedral angle is the angle between Cx carbon with X and Cy of XCCy when visualized along CC bond. This is the angle between Cx, this is carbon, this is also carbon. Now, let me tell you one more thing. This is front carbon. This is front carbon. This is rear carbon. Okay. So, if I have this compound like this,
चलो, let me explain you what actually it is. Look at this, children. If you can see this, this is, I am trying to represent this. I am trying to take help of this to represent an ethane molecule. This is ethane. These two brown balls are black. जो brown block जो balls हैं वो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये व्हाइट जो दिख रहे हैं आपको ये हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब यदि आप ऐसे देखो, ये आप मान लो ये जो मैंने x c c y बोला, ये x है, ये c और ये y. c c इज फॉर कार्बन. तो ये x, ये c और ये y, इन दोनों के बीच में एंगल 0 है. ये जो cx और cy के बीच में एंगल 0 है, ये डायहेड्रल एंगल है. ये यदि 0 है तो हम उसको बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म है. एक्लिप्स मतलब आप समझते हो ना, इसके जस्ट पीछे ये आ गया, इस ग्रुप के पीछे जस्ट ये आ गया, इस ग्रुप के जस्ट पीछे ये आ गया, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये तो एक्लिप्स फॉर्म है. अब हम क्या करते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं. आपने देखा होगा ये जो ब्लू लाइन से बना हुआ है, ये मैंने दोनों साइड फिक्स रखा हुआ है. ये वहां पे है, ये यहाँ पे है, तो हम इसको फिक्स कर देते हैं. और मैं अब इस बॉन्ड को रोटेट करती हूँ, तो धीरे 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 एंगल में रोटेट करते करते एंगल ऑफ रोटेशन में कर देती हूँ 60 डिग्री. ये अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री हो गया है. अब यहां पे यदि हम देखेंगे तो ये जो था, ये एंगल और ये cx है और ये cx है, इनके बीच में 180 डिग्री है. दिस इज 180 डिग्री. तो जब हमारे पास डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री होगा तब हम उसको बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म. ये जो है ये है स्टैगर्ड फॉर्म. ये हमारा हो गया स्टैगर्ड फॉर्म, ये हो गया एक्लिप्स फॉर्म. आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल इन दो के पीछे, ये पीछे वाला हमें दिखाई दे रहा है. ये इन दोनों के पीछे ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो ग्रुप है, ये इन दोनों ग्रुप के एग्जैक्टली बीच में हमें दिखाई दे रहा है. ये स्टैगर्ड फॉर्म है. और बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबको स्क्यू बोलेंगे अपन. बात समझ में आ रही है? देखो बच्चों, एक बार फिर से देख लो आप. ये बिल्कुल, ये हमने इस एक्सिस पे हमने रोटेट करना है. ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके अराउंड हमें रोटेट करना है. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एक्लिप्स फॉर्म. एक्लिप्स फॉर्म मतलब इस ग्रुप के एग्जैक्टली पीछे ये ग्रुप है, इस ग्रुप के एग्जैक्टली पीछे ये ग्रुप है, इस ग्रुप के एग्जैक्टली पीछे ये ग्रुप है, और डायहेड्रल एंगल जो है वो 0 डिग्रीज है. अब मैंने इसको घुमाना शुरू किया, फ्री रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड. तो धीरे 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 बहुत सारे स्क्यू आएंगे. स्क्यू होने के बाद फाइनली जब हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया होगा तब हम उसको बोलेंगे कि ये स्टैगर्ड फॉर्म है. ओके. अब स्टैगर्ड फॉर्म में cx और cy के बीच का एंगल, ये जो डायहेड्रल एंगल है वो होगा 180 डिग्रीज. तब हमें मिलेगा स्टैगर्ड. फिर हम धीरे 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 वापस रोटेट करेंगे तो बहुत सारे स्क्यू आएंगे और फिर फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक और स्टैगर्ड. ये एक्लिप्स फॉर्म आ गया. फिर एक्लिप्स के बाद हम फिर रोटेट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे स्क्यू आएंगे, फिर फाइनली एक स्टैगर्ड आएगा. फिर रोटेट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे स्क्यू आएंगे और फिर फाइनली आएगा हमारे पास में एक एक्लिप्स फॉर्म. तो ये जो फ्री रोटेशन अबाउट ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स. और जो दो एंड है एक्लिप्स और स्टैगर्ड, उसके अलावा जितने भी रहेंगे बीच में वहां पे वो कहलाएंगे स्क्यू, SKEW, स्क्यू फॉर्म्स. तो एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म एंड स्क्यू फॉर्म. इसमें भी आप देखोगे कि यदि आपसे कोई स्टेबिलिटी पूछेगा तो आप बोलोगे स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म. क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में जो ये दो ग्रुप्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और एक्लिप्स फॉर्म में इन दो ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस कम है. तो एक्चुअली में जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो हम कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, हमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जब हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है, ये हम फैक्टर्स पे आते हैं. पर पहले इन दोनों फॉर्म्स, ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है ये न्यूमैन प्रोजेक्शंस है. ये जो दोनों है ना, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है. अब इन्हीं दोनों को मैं सॉहर्स प्रोजेक्शन में डालूं तो
एक्लिप्स को हम ऐसे करेंगे, ये 2 कार्बन है, देखिए ये यहाँ है तो इसके एग्जैक्टली पीछे ये यहाँ है, ये यहाँ है तो ये भी यहाँ है, ये यहाँ है तो ये भी यहाँ है। तो यदि आप इसको विजुअलाइज करते हो तो बिल्कुल एक के पीछे एक आते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने कर दिया एक्लिप्स फॉर्म। और स्टैगर्ड फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये यहां से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये यहां से नीचे आ रहा है। तो हम इसको बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। ये स्टैगर्ड फॉर्म है और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में ऐसे याद रखो, ये जो आगे की तरफ डॉट दिख रहा है ये फ्रंट कार्बन है, और जो ये बड़ा सा सर्कल दिख रहा है ये पीछे वाला कार्बन है। ये जैसे यहाँ पे ये 2 कार्बन है ना, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन। तो फ्रंट वाला कार्बन एक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया और बैक वाला जो कार्बन है वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारे पास एक्लिप्स फॉर्म हो गया, ये हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, और यही एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म का हमने सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बना दिया। अब इसी का यदि मैं एनर्जी डायग्राम बनाती हूं, यदि हम इसी का एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो हम ऐसे लेते हैं, यहां पे हम लेंगे एनर्जी, यहां हम ले लेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। ये एंगल ऑफ रोटेशन ले लिया और ये एनर्जी ले ली। इस तरह एक्लिप्स और स्टैगर्ड, एक्लिप्स फॉर्म जो है वो हम यदि यहाँ पे शुरू करते 0 डिग्री से हम शुरू करते तो एक्लिप्स फॉर्म जो है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनका डिस्टेंस कम होता है, इनका डिस्टेंस इस वाले फॉर्म में कम है, इसलिए उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? देखो बच्चों एक बार देखो, ये एक्लिप्स फॉर्म है ना, एक्लिप्स फॉर्म में ये दोनों ग्रुप्स पास पास हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम होगी और एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए एक्लिप्स फॉर्म की स्टेबिलिटी कम है और एनर्जी ज्यादा है। फिर स्टैगर्ड फॉर्म में डिस्टेंस जो है ग्रुप्स के बीच में, ये जो ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है और इसकी एनर्जी कम है। एक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हर 60 डिग्री रोटेशन में एक 60 डिग्री, अभी 0 डिग्री से शुरू किया तो देखो ये एक्लिप्स फॉर्म है, इस एक्लिप्स फॉर्म में एनर्जी ज्यादा है, इससे स्टेबिलिटी कम है। अब ऐसे घूमते घूमते जब स्टैगर्ड फॉर्म में आए 60 डिग्री के रोटेशन में, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है।
फिर घूमते घूमते वापस आ गए स्टैगर्ड में, ये एक्लिप्स फॉर्म में। एक्लिप्स फॉर्म में हम आए हैं 120 डिग्री पर, हम फिर से एक्लिप्स फॉर्म में आ गए हैं जो कम स्टेबल है। फिर घूमते घूमते 120 के बाद हम पहुंचे हैं 180 पे, 180 पे हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है जो ज्यादा स्टेबल है। फिर हम घूमते घूमते 240 पे आ गए, तो 240 पे हमारे पास एक्लिप्स फॉर्म है जो कम स्टेबल है। फिर हम घूमते घूमते 300 डिग्रीज का रोटेशन हो चुका है, अब हमें स्टैगर्ड फॉर्म मिल गया है जो ज्यादा स्टेबल है। और फिर हमने फर्दर 60 डिग्री कर दिया तो हम ओरिजिनल फॉर्म में आ गए हैं, और ये फिर एक्लिप्स फॉर्म है जिसकी एनर्जी ज्यादा है और जो कम स्टेबल है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि ये हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन कराते हैं तो जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलते हैं स्पेस में उनको हम क्या कहते हैं और उनकी स्टेबिलिटी हम आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज हाउ डू वी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मर्स। चलो अब अपन जो स्टेबिलिटी के कारण अपने को देखने हैं, स्टेबिलिटी जब कंपेयर करनी है वो कैसे हम कंपेयर करेंगे। एक होता है अपन बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मर्स। स्टेबिलिटी ऑफ different conformers. Okay, one is angle strain. Angle strain actually is the suppose for example I can explain it taking example. If the orbitals taking part in bonding is sp3 hybridized, the expected bond angle is 109 degrees, 109.5 degrees, है ना। If the actual bond angle is not 109.5 degrees when sp3 hybridized carbon atoms are taking part, then the molecule is under strain. For example, I have a triangle. This is cyclopropane. In case of cyclopropane, the bond angle is 180 minus 360 upon 3, that is 180 minus 120 equals to 60 degree. As such also you know that in a triangle the bond angle is 60 degrees, but if you want to know the formula for this, it is bond angle of any polyene when you have a polygon. So bond angle of a polygon with n is the number of sides. It is the bond angle of a polygon when there are 3 sides here. That means for a cyclopropane the bond angle is 60 degrees. Expected bond angle was so there is a strain in the molecule. There is a strain in the molecule. The expected was this, but it is only 60 degrees. In the same way, if you have a cyclobutane, the bond angle is 180 minus 360 upon 4, that is 90 degrees. So still there is a bond strain, there is angle strain, because होना चाहिए था 109.5 पर है 90. वैसे ही यदि मेरे पास साइक्लोपेंटेन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? यहाँ पे बहुत ही कम स्ट्रेन है
और नॉर्मली ये जो किस फॉर्म में रहता है, ये एनवलप के फॉर्म में रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एनवलप जैसा होता है, ये एनवलप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यदि मेरे पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5, पर यदि उतना नहीं है तो उससे जितना ज्यादा डेविएशन हुआ होगा उतना ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा। तो जिस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन वो उतना ही अनस्टेबल। फिर दूसरी चीज जो है वो है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या चीज होती है? ये है इंटरैक्शन या आप कह लो रिपल्शन बिटवीन the electrons of adjacent electrons of adjacent groups, ये है टॉर्शनल स्ट्रेन। और एक और स्ट्रेन होता है वो है वैन डर वाल स्ट्रेन। लेट मी चेक चॉक। वैन डर वाल स्ट्रेन, this is the repulsion between the adjacent groups। एडजेसेंट ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो, तो एंगल ऑफ स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन एंड देयर इज वैन डर वाल स्ट्रेन, इन तीनों से ही हम स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। एंड नॉर्मली हम जब बात करेंगे तो एक टर्म से कर लेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है। जब अभी हमने देखा कि इथेन और स्टैगर्ड में से स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा थी, इथेन में ज्यादा थी, क्योंकि एडजेसेंट ग्रुप्स जो थे वो पास में थे। जब एडजेसेंट ग्रुप्स पास में होंगे तो नेचुरली उन ग्रुप्स में भी आपस में वैन डर वाल स्ट्रेन होगा और उन ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें भी रिपल्शन होगा, जिसको टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। उसके कारण इथेन लेस स्टेबल होगा और स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल। उन दोनों के बीच में द एनर्जी डिफरेंस, ये पार्ट तो यहाँ हो गया जो मेरे को आपको बताना था। अब मैं बता रही हूँ जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म is 12.5 किलोजूल पर मोल। स्टैगर्ड फॉर्म किलोजूल फॉर इथेन। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो इथेन पे चल रहा था, और ये 12.5 किलोजूल पर मोल जो एनर्जी है ये एनर्जी कम होती है। ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन होते रहते हैं ना, व्हेन द मॉलिक्यूल्स दे कोलाइड विद ईच अदर, सो ड्यूरिंग कोलिजन ही ये इतनी एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब यू डोंट नीड टू सप्लाई एनी एक्स्ट्रा एनर्जी, वो आपस में व्हेन दे अंडरगो कोलिजन उनमें 12.5 किलो जूल एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे जस्ट गेट इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। वो उनको एनर्जी मिलती जाती है और वो करते जाते, किसी की एनर्जी कम हो गई तो वो स्टैगर्ड फॉर्म में चला गया, ज्यादा एनर्जी मिल गई तो इथेन फॉर्म में चला गया। और ये एनर्जी डिफरेंस इतना कम है जो उन मॉलिक्यूल्स को
आपस में कोलाइड करने से ही मिल जाता है, उसी में मिल जाता है उनको वो एनर्जी। ओके, तो ये जो है आपको ये चीजें समझनी है। अभी जैसे मैंने आपको उस बॉल एंड स्टिक मॉडल से भी बताया, और यदि मैं फिर से भी आपको बताऊं तो आपको पता है कि यहाँ पे ये एक्लिप्स फॉर्म है, ये एक्चुअली एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं। एक्लिप्स फॉर्म में इसलिए इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो मॉलिक्यूल कम स्टेबल है। ओके, पर जब हम स्टैगर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इनमें ये ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, आपस में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हर तरह का स्ट्रेन कम है और मॉलिक्यूल जो है ये ज्यादा स्टेबल है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज more stable and this is less stable. Okay?